बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आरडीएस जीएस गुरु में। दोस्तों, हम विजन आईएएस की मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं। इसमें सितंबर महीने की मैगजीन को हम कवर कर रहे हैं। उसमें हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज 5वां पार्ट शुरू करेंगे। और चल क्या रहा है हमारा, उसमें क्या चल रहा है, अर्थव्यवस्था चल रही है। अर्थव्यवस्था में आज लास्ट पार्ट होगा, मे बी आज ही खत्म कर लेंगे। और इसमें आज शुरू करेंगे क्या, संक्षिप्त सुर्खियां। अर्थव्यवस्था में संक्षिप्त सुर्खियां। तो क्या है अगला पॉइंट, राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट आई है। फाइनेंस स्टेट फाइनेंसिस रिपोर्ट आई है 2022-23 की। क्या है इसमें, कैग यानी नियंत्रण मालिका परीक्षा ने राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट कौन जारी किया है, सीएजी ने जारी किया, कैग ने जारी किया है। यह 10 वर्ष की अवधि यानी 13-14 से 22-23 में सभी 28 राज्यों के लिए राजकोषीय मापदंडों के संबंध में व्यापक डेटा विश्लेषण और रुझान प्रदान करती है। यह रिपोर्ट अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट पहली रिपोर्ट है। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या है मुख्य निष्कर्ष, 22-23 में राज्यों का कुल ऋण देश के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी का कितना हो गया है, 22.17%। प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इतना हो गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम 2003 मानदंड राज्य सरकारों का ऋण 2024-25 तक जीडीपी में 20% होना चाहिए था। और ये कितना हो गया, 22.17% हो गया है ना। एफआरबीएम के तहत होना चाहिए था 20%, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। ऋण जीडीपी अनुपात यह सर्वाधिक 40.35% पंजाब में, उसके बाद नागालैंड में 37.15%। सबसे ज़्यादा कहाँ है, ऋण जीडीपी अनुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है, पंजाब का है, कितना है 40.35%। दूसरे नंबर पे नागालैंड है। अच्छा जी। राजकोषीय घाटा, सभी 28 राज्यों में राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया है। अच्छा, सभी में राजकोषीय घाटा है। अच्छा, गुजरात में जीएसडीपी के समक्ष ये 0.76% से लेकर हिमाचल में कितना है, देखो गुजरात में है 0.76% यानी 1% से भी कम है। और वहीं हिमाचल में 6.46% है ये राजकोषीय घाटा, यानी गुजरात में बहुत कम है। ये ठीक है, अच्छी स्थिति है गुजरात में। एफआरईएम मानदंड क्या है, राज्यों द्वारा वित्त वर्ष 22-23 में जीएसडीपी के 3.5% राजकोषीय घाटा हासिल करने का लक्ष्य रखा किया गया था, है ना। इसके अनुसार एफआरबीएम मानदंड के अनुसार 2022-23 में 3.5% रहना था, लेकिन थोड़ा बढ़ गया है। राजस्व सृजन क्षमता में व्यापक अंतर, राज्यों के राजस्व में स्वयं के कर यानी एसओटीआर की हिस्सेदारी हरियाणा में 70%, मतलब अपने आप स्वयं जो कर इकट्ठा करते हैं ना, उसमें हरियाणा की हिस्सेदारी 70%, जबकि अरुणाचल प्रदेश की मात्र 9% हिस्सेदारी है। अब देखो एसओटीआर क्या होता है, देखो थोड़ा दिखा देते हैं। एसओटीआर होता है ये स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू, एसओटीआर। ठीक, ये लिखी रहती है नीचे। आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आरडीएस नहीं है, ये चैनल है आरडीएस, और वो है आरडीएक्स, ये जीएस गुरु के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। ओके, चलो। विविध भारतीय राज्यों में सार्वजनिक ऋण मतलब इतना अधिक क्यों हुआ है, तो क्यों, क्या कारण है इतना अधिक हो गया सार्वजनिक ऋण। सब्सिडी का बढ़ता बोझ, राज्य सब्सिडी ज़्यादा दे रहे हैं और इससे ऋण बढ़ा है। उच्च प्रतिबद्ध व्यय जैसे ब्याज भुगतान, वेतन और मजदूरी, इस पर जो है अधिक व्यय हुआ है, इसलिए बढ़ा है। सीमित राजस्व संग्रह, राज्यों का जो संग्रह है ना, स्वयं का कर संग्रह, वो जो राजस्व संग्रह है वो सीमित है, लिमिटेड है, इसलिए भी हुआ है। अगला पॉइंट क्या है, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण यानी 2022-23 के लिए वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण जारी किया गया। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज रिजल्ट दिया है इसमें 2023-24 के लिए, ये रिलीज किया है। ठीक है, क्या है इसमें देख लेते हैं। सर्वेक्षण के परिणाम केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय यानी मोस्पी बोलते हैं ना, इसके द्वारा जारी किया गया। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, विनिर्माण उद्योग की संरचना, वृद्धि और घटकों में आय बदलाव का अध्ययन करके तथा उसमें मूल्यवर्धन, रोजगार सृजन, पूंजी निर्माण और महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करना, इसका महत्व उद्देश्य है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण को प्रतिवर्ष कौन जारी करता है, सांख्यिकीय संग्रहण संशोधन अधिनियम 2017 के तहत आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण को प्रतिवर्ष इसके द्वारा सांख्यिकीय संग्रहण संशोधन अधिनियम 2017 के तहत आयोजित किया जाता है। इस सर्वेक्षण में निम्नलिखित विनिर्माण इकाइयां शामिल की जाती है। कौन कौन शामिल की जाती हैं, कारखाना अधिनियम 1948 शामिल किया जाता है। बीड़ी और सिगार श्रमिक नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966 के तहत बीड़ी और सिगार इकाइयां ये भी शामिल की जाती हैं। विद्युत उपक्रम जो वैसे विद्युत उपक्रम जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास पंजीकृत हैं उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। रक्षा प्रतिष्ठान, तेल भंडारण और वितरण डिपो, रेलवे वर्कशॉप, गैस भंडार जैसी इकाइयां भी इसमें
शामिल की जाती हैं। सर्वेक्षण में प्रयुक्त शब्द और अवधारणा और उनकी परिभाषाएं क्या देख लेते हैं। शब्द जो यूज करें, जैसे ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA, सकल मूल्य वर्धन, उत्पादन प्रक्रिया के उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य को सकल मूल्य वर्धित यानी GVA कहा जाता है। इसे कुल आउटपुट में से कुल इनपुट, अब ये इंपॉर्टेंट है, कुल आउटपुट में से कुल इनपुट को लागत कुल इनपुट की लागत घटाकर प्राप्त किया जाता है। मतलब क्या है, GVA क्या है, कुल आउटपुट में से कुल इनपुट की लागत को घटाकर प्राप्त किया जाता है, GVA। ओके, चलो अगला देखो, निवल मूल्य वर्धन, नेट वैल्यू एडेड यानी NVA, कुल आउटपुट में से कुल इनपुट घटाया तो GVA प्राप्त हुआ, और मूल्य ह्रास को भी घटा दें तो NVA का प्राप्त होगा। मतलब GVA में से मूल्य ह्रास को घटा दो तो NVA प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। स्थायी पूंजी, फिक्स कैपिटल, यह लेखा वर्ष एंड अकाउंटिंग ईयर की स्थापना तिथि पर कारखाने के स्वामित्व वाली स्थायी या अचल परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास के बाद बचे मूल्य को दर्शाता है। मूल्य ह्रास के बाद बचे मूल्य को दर्शाता है। अच्छा, सर्वेक्षण के प्रमुख मुख्य बिंदुओं पर एक नजर रख लेते हैं। सकल मूल्य GVA, सकल मूल्य वर्धन GVA की दृष्टि से शीर्ष 5 उद्योग कौन कौन से? मोटर वाहन, रसायन, ये देख लेना। अच्छा, आधारभूत धातु, मोटर वाहन, रसायन, रासायनिक उत्पाद, खाद्य उत्पाद, ये सब हैं। रोजगार देने वाले शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु टॉप पे, तमिलनाडु, गुजरात, ये देख लेना, तमिलनाडु, गुजरात रोजगार देने में टॉप पे। सकल मूल्य वर्धन GVA में पिछले वर्ष की तुलना में 11.89% की वृद्धि हुई है। प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 11.89% की वृद्धि हुई है GVA में। औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 5.80 की वृद्धि, इसमें भी उद्योग में वृद्धि की है। ठीक। नियोजित कर्मियों में प्रति व्यक्ति औसत पारिश्रमिक में 22-23 की तुलना में 5.6% की वृद्धि हुई है। देख लेना, इंपोर्टेंट डेटा है। अगला देखो, औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली, ये क्या है? अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। एक मिनट। औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 3.0, देखो इसको बोलते हैं IPRS यानी इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम 3.0 में एक पायलट चरण के रूप में लागू किया गया था। कब? 2018 में इसको लागू किया गया था, है ना। IPRS 2018 में लागू किया गया था और 2021 में 2.0 आया, और अभी जो है 2025 में क्या है? IPRS 3.0 ने इसमें क्या किया गया? नए मानदंडों के साथ एक विस्तारित ढांचा लागू किया है। इसके अंतर्गत संधारणीयता, सस्टेनेबिलिटी, हरित अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण, कौशल लिंकेज, बेहतर किराएदार प्रतिपुष्टि शामिल किए गए, ये सब शामिल किए गए हैं इसमें, है ना, 3.0 में। औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली यानी IPRS 3.0 के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। क्या है? एक मिनट, हाँ सेट करना थोड़ा सा। चलो, हाँ जी, उद्देश्य क्या है इसका? भारत के औद्योगिक पारितंत्र को सशक्त बनाना और औद्योगिक अवसंरचना की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना। विकास, इसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा एशियाई विकास बैंक यानी ADB के सहयोग से विकसित किया गया है। औद्योगिक पार्कों का वर्गीकरण, इनके प्रदर्शन के प्रमुख संकेतों के आधार पर 3 श्रेणियों में इनको औद्योगिक पार्कों को वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? अग्रणी यानी लीडर्स, दूसरा हो गया चैलेंजर्स, पहला अग्रणी, दूसरा चैलेंजर्स, और तीसरा क्या हो गया? आकांक्षी यानी एस्पिरेंट्स। 3 में वर्गीकृत किया गया है। IPRS इंडिया इंडस्ट्रियल बैंक लैंड बैंक पूर्व औद्योगिक सूचना प्रणाली का एक विभिन्न हिस्सा है। अच्छा जी, इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, ये क्या है? अब देखते हैं। GIS प्लेटफॉर्म पर देश भर के संपूर्ण औद्योगिक अवसंरचनाओं का मानचित्रण करके सभी औद्योगिक जानकारियों के लिए एकल बिंदु, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। कौन? इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है। औद्योगिक पार्कों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। क्या है? औद्योगिक पार्क ऐसे आर्थिक क्षेत्र होते हैं जिन्हें विशेष रूप से औद्योगिक गतिविधियों के एक समूह को समायोजित करने के लिए विकसित किया जाता है। अच्छा जी, उदाहरण के लिए नरेला उद्योग क्षेत्र। औद्योगिक पार्क को विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उद्यम क्षेत्र आदि के नाम से भी जाना जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, उद्यम क्षेत्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक। अगला, हाँ, भारत में 4,000 से अधिक परिचालनरत औद्योगिक पार्क है। मतलब 4,000 से ज़्यादा औद्योगिक पार्क अभी चल रहे हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP के तहत सरकार सक्रिय रूप से 20 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क और स्मार्ट शहर विकसित कर रहा है। इंपोर्टेंट है के लिए 20 कर रहा है। ठीक है। अगला देखो, अगला टॉपिक, वित्त मंत्रालय ने बड़े जहाज़ों को अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया है। अच्छा, वित्त मंत्रालय ने बड़े जहाज़ों को विनिर्माण क्षेत्र की इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज मास्टर लिस्ट यानी HML
में ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक श्रेणी के तहत शामिल किया है। अच्छा, अब देखो, एक बड़े जहाज को निम्नलिखित मानदंडों में वाणिज्यिक जहाज घोषित किया जाता है। कैसे किया जाएगा? 10,000 या उससे अधिक ग्रॉस टन वाले जहाज जो भारतीय स्वामित्व और भारतीय ध्वज के अधीन संचालित हो रहे हों। एक तो क्राइटेरिया हो गया ये, ठीक। दूसरा, 1,500 या उससे अधिक ग्रॉस टन भार वाले जहाज जो भारत में बने हों और भारतीय स्वामित्व और ध्वज के अधीन संचालित हो रहे हों। ये 2 क्राइटेरिया है, ठीक है जी। बड़े जहाज को वाणिज्यिक जहाज घोषित करने के लिए 2 क्राइटेरिया। अच्छा, HML में शामिल होने का महत्व क्या है? HML मतलब वही कौन सा HML दिया ना अभी, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट। इससे महत्व क्या हो जाएगा? इसमें आसान शर्तों पर अवसंरचना ऋण तक पहुंच हो जाएगी। बाह्य वाणिज्यिक उधार के रूप में बड़ी मात्रा में धन पहुंच प्राप्त हो जाएगी। व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण में सुविधा मिलेगी। कर प्रोत्साहन प्राप्त होगा। ये सब फायदे हो जाएंगे, इसके महत्व होगा। भारत के पोत परिवहन क्षेत्र की स्थिति अभी क्या स्थिति है? पोत परिवहन के क्षेत्र में क्या स्थिति है भारत में? चलो देख लेते हैं। विदेशी निर्भरता, मतलब भारत का 95% व्यापार विदेशी जहाजों पर निर्भर है। दूसरा, जहाज निर्माण में हिस्सेदारी। वर्तमान में वैश्विक जहाज निर्माण में भारत की हिस्सेदारी मात्र कितनी है? 0.06, एक अरे पॉइंट आधा परसेंट, 0.06% मात्र इतनी है। लक्ष्य क्या है सरकार का? 2047 तक जहाज निर्माण करने वाले शीर्ष 5 राज्यों में शामिल होना। 2047 तक ये हमारा लक्ष्य है। इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए देख लेना, ठीक है। अच्छा, 2047 तक स्वदेशी पोत परिवहन और जहाज निर्माण क्षमताओं के निर्माण में $54 ट्रिलियन निवेश प्राप्त करना, है ना। अच्छा, इसमें समस्या भी है कुछ। 2047 तक $54 ट्रिलियन का निवेश प्राप्त करना इसमें पोत परिवहन और जहाज निर्माण में, ठीक है जी। अच्छा, इसमें समस्याएं क्या क्या हैं? पूंजी की कमी है, उच्च उधार लागत है, पुराने जहाज़ों का बेड़ा है, कर संबंधी विसंगतियां हैं, कौशल की कमी है, ये सब समस्याएं हैं। अब एक और अलग से इसमें से इसी में एक टॉपिक है, पोत परिवहन क्षेत्र को मजबूत करने से संबंधित पहले क्या क्या की गई हैं। ये थोड़ा इसी संबंधित क्या क्या पहल की गई हैं इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए। तो भारतीय पोत परिवहन निगम के तहत भारतीय कंटेनर शिपिंग लाइन की स्थापना की गई है। कोस्टल ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर की स्थापना की गई है। इसमें कांडला तूतीकोरिन कॉरिडोर को सबसे पहले विकसित किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके तहत सबसे पहले विकसित कौन सा कॉरिडोर है? कांडला तूतीकोरिन कॉरिडोर को सबसे पहले विकसित किया गया है ना, कांडला तूतीकोरिन। मैरीटाइम इनोवेशन हब्स की स्थापना के साथ साथ सागरमाला स्टार्टअप्स और इनोवेशन पहल भी शुरू की गई है, ठीक है जी। अगला चलो, एक मिनट, अगला टॉपिक है कैबिनेट ने, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन पर ध्यान केंद्रित करते चलना और पढ़ते चलना, बस पढ़ते चलो आगे। चलो, हाँ, कैबिनेट ने जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक पैकेज को मंजूरी प्रदान की, यानी कैबिनेट अप्रूव्ड पैकेज टू बूस्ट शिप बिल्डिंग को करने के लिए पैकेज। यह पैकेज 4 स्तंभीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कौन कौन से? घरेलू क्षमता को मजबूत करेगा, दीर्घकालिक वित्त पोषण में सुधार करेगा, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड बता दिया मैंने। ग्रीनफील्ड मतलब जहाँ नए सिरे से कोई भी चीज़ बनाना स्टार्ट होगा, ग्रीनफील्ड। और ब्राउनफील्ड वो है जो पहले से है उसी को इनोवेट करना और उसी को बढ़ाना, वो ब्राउनफील्ड है। तो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड विकास को बढ़ावा देगा। तकनीकी क्षमताओं और कौशल को बढ़ाना, कानूनी, कराधान और नीतिगत सुधारों को लागू करना, 4 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है जी। पैकेज में शामिल क्या क्या है? जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना का विस्तार 31 मार्च 2000, इंपोर्टेंट है। जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना का निर्माण कब तक कर दिया है? 2036 तक कर दिया है। अच्छा, जहाज निर्माण क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण हेतु समुद्री विकास कोष यानी मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड स्थापित किया जाएगा। अच्छा, ये क्या है? अच्छा, ये MDF मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड का उपयोग जहाज निर्माण क्लस्टर, जहाज मरम्मत, इन सब के लिए किया जाएगा। घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को सालाना 4.5 कितना 4 पॉइंट एक मिनट 4 पॉइंट है ना 4.5 मिलियन टन तक विस्तारित करने और जहाज निर्माण विकास योजना का आरंभ ये किया जाएगा। मतलब क्षमता कितनी की जाएगी? 4.5 मिलियन सकल टन तक विस्तारित की जाएगी जहाज निर्माण क्षमता। सभी पहलों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए क्या होगा? एक राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन भी शुरू किया जाएगा। निगरानी के लिए राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन शुरू किया जाएगा। अगला टॉपिक चेंज हो गया, क्या है टॉपिक? हाँ, चलो ये लेते हैं इस बार, ग्रीन एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। ये क्या है? केंद्र सरकार ने वस्त्र निर्यातकों को राहत प्रदान करने के लिए एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत उत्पादों के लिए निर्यात दायित्व पूरा करने की अवधि बढ़ा दी है। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के बारे में थोड़ा सा देख लो, एक चर्चा में आ गई है। आशा क्या है? एक प्रकार का निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम है, ठीक है जी। इसमें
विनिर्माता निर्यातक तथा सहायक विनिर्माता निर्यातक से जुड़े मर्चेंट निर्यातक शामिल किए गए। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये बढ़ा दी है। कौन सी? एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम बढ़ा दी गई है। इसमें इसके तहत निर्यात दायित्व पूरा करने की अवधि बढ़ा दी। बस इतना सा इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ नहीं। चलो अगला देखते हैं। भारतीय पहल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लो। भारतीय पहल क्या है? भारतीय इनिशिएटिव क्या है? एपेडा ने कृषि खाद्य स्टार्टअप को समर्थन देने और भारत में कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पहल की शुरुआत की है। क्या है भारतीय पहल? समझ लेते हैं। भारतीय का अर्थ क्या है? भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट, यह है भारतीय। ठीक है, लिख लेना इसको। मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है 100 कृषि खाद्य स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना 2030 तक। ये इंपॉर्टेंट, 2030 तक $50 बिलियन का निर्यात, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। भारतीय पहल के तहत कितना निर्यात? 2030 तक $50 बिलियन का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करना, इंपॉर्टेंट है। चुने गए स्टार्टअप्स 3 महीने के विशेष कार्यक्रम से गुजरेंगे। इसमें उत्पाद विकास, निर्यात की तैयारी सब कराई जाएंगी। ऐसे स्टार्टअप्स को आकर्षित करना जो उन्नत तकनीकों पर काम कर रहे हैं, ये भी इसके तहत है। साथ ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कोल्ड चेन, एग्री फिटनेक, इन तरह से एआई, गुणवत्ता नियंत्रण, इन सब पे जो काम कर रहे हैं उनको क्या है? आकर्षित करना। उच्च मूल्य श्रेणियों में नवाचार को बढ़ावा देना। नवाचार वही जीआई टैग, कृषि उत्पाद, ऑर्गेनिक फूड, सुपर फूड, नए तरह के फूड, प्रोसेस्ड फूड, इन सबको बढ़ावा देना। ये सब पर काम किया जाए। ठीक, चलो अगला देखते हैं। हाँ, इसी में है निर्यात से जुड़ी चुनौतियों का समाधान निकालना, जैसे विकास, उत्पाद विकास, मूल्य संवर्धन, गुणवत्ता आश्वासन, जल्दी खराब होने वाले उत्पादों की समस्या, बर्बादी, लॉजिस्टिक्स से जुड़े मुद्दे आदि पर समस्याओं का हल निकालना। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो हाँ, इसी में देखो कृषि स्टार्टअप्स की कृषि निर्यात बढ़ाने की भूमिका क्या क्या है? आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करेगा। क्या करेगा? आपूर्ति श्रृंखला, जो सप्लाई चेन है उसको सुव्यवस्थित करेगा, सही तरह से करेगा। गुणवत्ता एवं प्रसंस्करण में सुधार, मतलब सामान की गुणवत्ता को सुधारेगा। प्रसंस्करण, जो प्रोसेसिंग होती है ना, उसमें सुधार करेगा। साथ ही प्रौद्योगिकी का उपयोग, नहीं बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से सटीक खेती, कीट, मौसम प्रबंधन, इन सब पे काम करेगा। बाजार लिंकेज, मांग के अनुरूप उत्पादन सुनिश्चित कर समय पर निर्यात ही पूर्ति करेगा। यानी बाजार से लिंक करने के उसका क्या है? एक्सपोर्ट वगैरह में सहायता मिलेगी, जब सामान को बेचने में सहायता मिलेगी। अगला टॉपिक आ गया है, क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, GII 2025। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 कौन जारी करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है। दुनिया के 139 देशों के नवाचार प्रदर्शन का यह मापन करता है। इस सूचकांक की शुरुआत कब हुई थी? 2007 में हुई थी। अच्छा, GII 2025 के प्रमुख बिंदु पर एक नजर डाल लेते हैं, क्या क्या है? भारत का उदय, यानी 2015 में इस सूचकांक में भारत की रैंक कितनी थी? 81 थी। भारत की रैंक 2015 में कितनी थी? 81 थी। और अब कितनी हो गई है? ये याद रखना, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। 38 है अभी। GII में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अभी 38वें नंबर पे भारत पहुंच गया है। भारत वियतनाम के साथ सबसे लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन करने वाला देश है भारत। ठीक है। अच्छा, सबसे नवोन्मेषी अर्थव्यवस्था कौन सी है? इसमें शीर्ष स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड, उसके बाद स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे टॉप पे कौन है? 1 नंबर पे स्विट्जरलैंड है। शीर्ष नवाचार क्लस्टर्स हैं शेंजेन हांगकांग, ग्वांगझोउ चीन और हांगकांग का, उसके बाद टोक्यो योकोहामा जापान का। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो स्विट्जरलैंड याद रखना। भारत के 4 क्लस्टर 100 शीर्ष 100 में शामिल हो गए। 4 कौन कौन से? बेंगलुरु 21वां नंबर, दिल्ली 26वां, मुंबई 46 और चेन्नई 48वां। मतलब बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और एक बेंगलुरु, ये 4 हो गए। बेंगलुरु टॉप है 21 इसमें, बस ये याद रखना। अब देखो अगला टॉपिक क्या है? नवाचार में सुधार के लिए भारत की पहले क्या क्या है? इसमें मतलब नवाचार में सुधार करने के लिए क्या क्या पहल की गई? जैसे नवाचार हमारा 81 से हम 81 से और 38 में पाए, कुछ ना कुछ तो किया होगा हमने। तो क्या किया वही देखते हैं। स्टार्टअप्स इंडिया कार्यक्रम किया है हमने, हैं इसके तहत आरंभिक सहायता, फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से वित्त पोषण, क्रेडिट कार्ड, ये सब किया। अटल इनोवेशन मिशन चलाया है ना, नवाचार को बढ़ावा दिया है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग्स इनोवेशंस, क्या निधि कार्यक्रम चलाया है। अन्य क्या है? एक्सीलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडियाज इनोवेशन, अग्नि, है ना, अग्नि मिशन चलाया है। नीति फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप, ये सब चलाई, जिससे क्या है? इनोवेशन बढ़ा है। अगला देखो, अगला टॉपिक आया भारत का नवाचार परिदृश्य। क्या है नवाचार पर हमारी क्या स्थिति है? ज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग में 22.2% की वृद्धि के साथ ये इतनी वृद्धि हुई है। वैज्ञानिक प्रकाशन में अल्पकालिक 7.7% और दीर्घकालिक में 7.3 की वृद्धि हुई है। क्रिएटिव में क्या आउटपुट आया? क्रिएटिविटी में 2023 में 49वां स्थान। क्रिएटिविटी देखना कितना बढ़िया है। 24 में 43वें पे आ गए हम, और 25 में अभी ये इंपॉर्टेंट है 42वां स्थान है अभी। मजबूत सांस्कृतिक और
रचनात्मक सेवाओं का निर्यात वैश्विक स्तर पर 13वें स्थान पर आ गए हैं। सांस्कृतिक और रचनात्मक सेवाओं के निर्यात में 13वें स्थान पर। अब देखो दूसरा, भारत की नवाचार संबंधी बढ़त क्या है? आईसीटी सेवा निर्यात वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर, आईसीटी सेवा निर्यात में। ओके, घरेलू बाजार पैमाना में 30वें स्थान पर, वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम में 4थे स्थान पर, यूनिकॉर्न मूल्यांकन वैश्विक स्तर पर 11वें स्थान पर, इंटेंजिबल एसेट्स इंटेंसिटी में 8वें स्थान पर, नवाचार दक्षता में कौन से? उच्च आउटपुट टू इनपुट अनुपात इसके तहत आते हैं। ओके, चलो अगला टॉपिक देखते हैं। विश्व व्यापार रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट कौन जारी करता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है। रिपोर्ट में AI की रूपांतरणकारी क्षमता को जारी किया गया है। अच्छा, AI व्यापार समावेशी विकास को कैसे बढ़ावा दे सकता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। व्यापार की लागत की कमी और उत्पादकता में सुधार करके, मतलब AI का यूज करके हम व्यापार की लागत को कम कर सकते हैं, नए नए इनोवेशन करके, और उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी में बढ़िया कर सकते हैं, उसका जो क्षमता है उसको अच्छा कर सकते हैं, उत्पादकता को ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। स्किल प्रीमियम को कम करके, यानी AI के माध्यम से उच्च कौशल वाले कामगारों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में कमी। देखो थोड़ा सा देख लेते हैं, एक मिनट अभी, एक मिनट, हाँ जी, क्या है? स्किल प्रीमियम, यानी AI के माध्यम से उच्च कौशल वाले कामगारों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में कमी की उम्मीद है, लेकिन निम्न कौशल वाले कारीगरों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। ठीक है, उच्च पर पड़ेगा। स्किल प्रीमियम क्या होता है, समझ लो थोड़ा। यह उच्च कौशल और निम्न कौशल वाले कामगारों के वेतन का अनुपात है। स्किल प्रीमियम क्या है? उच्च कौशल और निम्न कौशल के जो वेतन का अनुपात होता है वो है। उसमें अभी वैश्विक स्तर पर 3 से 4% तक घटने का अनुमान है। ज्ञान का प्रसार, AI के माध्यम से हम खुली अर्थव्यवस्था, मतलब अर्थव्यवस्थाएं व्यापार के लिए अधिक खुली होती हैं, और इसके माध्यम से नवाचार आएगा और हम जो है ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं, प्रचार प्रसार। ठीक है, विकास के लिए पथ, जिन अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण खनिज नवीनीकरण और ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है, वे हार्डवेयर विनिर्माण, डेटा होस्टिंग और अन्य श्रम प्रधान गतिविधियों जैसे डेटा संग्रहण इनोवेशन के हब बन सकती हैं, इनोवेशन विकास के पथ पर दौड़ सकती हैं। इससे संबंधित चिंताएं जो तत्काल नीतिगत कार्रवाई की मांग करती हैं। चिंताएं क्या क्या है भैया? AI का संकेंद्रण, AI जो है कुछ ही कंपनियों और अर्थव्यवस्थाओं तक इसका प्रभुत्व है, कुछ ही के हाथ में संकेंद्रित है, ये एक समस्या है, इसका तुरंत हल निकालना चाहिए। श्रम बाजार में व्यवधान, अब देखो कुछ कामगारों की जगह AI आ जाएगी तो ये क्या है, ये सामाजिक जो हमारा ढांचा है उसको बिगाड़ सकती है, गरीबी को ला सकती है और बाजार में व्यवधान पैदा कर सकती है। निष्कर्ष क्या है, यानी AI और व्यापार की समावेशिता क्षमता को साकार करने के लिए सक्रिय और समन्वित नीतियों की आवश्यकता है। इसलिए बात वही होगी, लाठी मतलब सांप भी मर जाए और लाठी टूटे, इस तरह से हम AI का यूज करना चाहिए। ठीक है, एक देसी भाषा में बता दिया। अगर देखो OECD की इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट क्या है जी? वर्ष 2025 के लिए भारत की GDP को पूर्वानुमान, GDP का पूर्वानुमान मतलब अभी बढ़ाकर कितना कर दिया? 6.7% कर दिया है 2025 के लिए। ठीक है, अच्छा, मुद्रास्फीति का अनुमान घटाकर 2.9% कर दिया, दोनों फायदा है। देखते हैं इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जारीकर्ता कौन है? OECD क्या है बताऊंगा अभी मैं। अच्छा, अवधि वर्ष में 2 बार प्रकाशित की जाती है। अच्छा, यह रिपोर्ट वैश्विक और राष्ट्रीय आर्थिक रुझानों का विश्लेषण करती है। कवरेज क्या है इसमें? GDP, मुद्रास्फीति, रोजगार, व्यापार और निवेश, इन सब का विश्लेषण किया जाता है। जोखिम, रिपोर्ट में मुद्रास्फीति का दबाव, वित्तीय अस्थिरता, भू राजनीतिक तनाव से जुड़े जोखिमों में रेखांकित किया जाता है। ये इसमें ये टॉपिक हो गया, खत्म, इतना था। चलो अगला देखते हैं। पॉलीमेटिक सल्फाइड क्या है जी? एक थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसके बारे में। हाँ, पहले OECD पढ़ लेते हैं। OECD क्या है भाई? ये देखो यहाँ है OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, है ना? ठीक है, अगला देखते हैं। चलो, पॉलीमेटिक सल्फाइड्स क्या है जी? समझ लो। हाँ, भारत ने कार्लसबर्ग रिज में, ये भी टर्म आएगा, कार्लसबर्ग रिज में पॉलीमेटिक सल्फाइड PMS के लिए ISA के साथ 15 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए ये अभी क्या है, लाइट में आया है। यह इंटरनेशनल, देखो ISA क्या है? इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी के साथ भारत का तीसरा PMS है। PMS मतलब वही पॉलीमेटिक सल्फाइड, क्या है? सल्फाइड, पॉलीमेटिक सल्फाइड, PMS। अच्छा जी, पिछला अनुबंध यह भारत के मध्य हिंद महासागर बेसिन में पॉलीमेटिक नोड्यूल्स और हिंद महासागर में PMS के लिए सबसे पहले अनुबंध किया गया था। पिछला पॉलीमेटिक नोडुल को मैग्नीज नोडुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीज नोडुल भी कहते हैं। ओके,
वैश्विक पहला लाइसेंस। यह है कार्ल्सबर्ग, ये जो मिला है ना कार्ल्सबर्ग रिज में पॉलीमेटलिक सल्फाइड नोड्यूल्स की खोज के लिए विश्व भर में दिया गया पहला लाइसेंस है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, पहला लाइसेंस है। ओके, अगला कार्ल्सबर्ग रिज है क्या, ये समझ लो। अरब सागर और उत्तर पश्चिम हिंद महासागर में 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है ये ऊपर में, है ना। अरब सागर और उत्तर पश्चिम हिंद महासागर में 3 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है कार्ल्सबर्ग रिज। ठीक है, समझ गए। भारत और अरबी विवर्तनिकी प्लेटों के बीच सीमा बनाता है। यह सीमा रोड्रिक्स द्वीप के पास से लेकर ओवन फ्रैक्चर के क्षेत्र में विस्तारित है। ठीक, ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। अफनासी निकितन सागर यानी एएनएस, भारत के एएनएस माउंट के लिए भी आवेदन किया है, जो अभी तक अधिकृत नहीं हुआ है। अच्छा, एएनएस हिंद महासागर, एएनएस क्या है, हिंद महासागर, मध्य हिंद महासागर में स्थित इस क्षेत्र पर श्रीलंका ने खोज अधिकारों के लिए दावा किया है। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के बारे में जान लेते हैं। यह समुद्र नितल पर पाए जाने वाले तांबा, जस्ता, सोना, चांदी धातुओं का समृद्ध स्रोत है। अच्छा, निक्षेप उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पृथ्वी की मेंटल से गर्म व खनिज समृद्ध तरल पदार्थ समुद्र में निर्मुक्त होते हैं। ठीक है, ये हो गया पॉलीमेटलिक सल्फाइड। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण यानी ISA क्या है, 1994 में स्थापना हुई, उद्गम हुआ जब समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र का समय अनक्लोज UN क्लोज आया, उस टाइम 1994 में ये उद्गम हुआ। इसका परिचय 1982 के UN क्लोज और 1994 के समझौते के तहत स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये स्वायत्त है। ठीक है, ISA वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस नहीं है, समझ लो कहीं। ये क्या है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है। इंटरनेशनल ये वाला, ये देखो ये रहे, ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ओके, अच्छा, अधिशेष क्या है, अधिदेश समुद्री पर्यावरण को उन हानिकारक प्रभावों से प्रभावी रूप से संरक्षित करना जो गहरे समुद्र से संबंधित गतिविधियों को उत्पन्न हो सकता है। इनको क्या करना है, संरक्षित करना है। 170 देश हैं सदस्य, 170 देश हैं और भारत भी इसका 170 है, भारत भी इसका सदस्य देश है। ओके, चलो जी, देखते हैं क्या हुआ, कहाँ पहुंचे। हाँ, अगला टॉपिक है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, UPU क्या है जी। केंद्रीय संचार मंत्री ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPI-UPU एकीकरण परियोजना का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य सीमा पार धन प्रेषण यानी रेमिटेंस को आसान बनाना। रेमिटेंस जो आता है ना, उसके लिए आसानी उपलब्ध कराने के लिए। UPU के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। स्थापना 1874 में, 1948 में यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई। मुख्यालय कहाँ है, बर्न स्विट्जरलैंड में। UPU के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। ओके, 1865 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU के बाद दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इंपॉर्टेंट है ये। भारत सहित 192 सदस्य 192 सदस्य देश हैं। कार्य क्या है, पोस्टल क्षेत्र की संस्थाओं के बीच सहयोग के लिए प्राथमिक मंच है ये। ओके, चलो अगला टॉपिक है हॉलमार्किंग यानी हॉलमार्किंग के बारे में क्या है। भारत सरकार ने संशोधित मानक के तहत चांदी, इंपोर्टेंट है, चांदी के आभूषण के लिए स्वैच्छिक हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID आधारित हॉलमार्किंग शुरू की है। इससे आभूषणों की शुद्धता सुनिश्चित होगी और सोने की हॉलमार्किंग प्रणाली के अनुरूप ही चांदी की भी हॉलमार्किंग हो जाएगी। ठीक है, क्या शुरू की है, HUID। हॉलमार्किंग के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। अब देखो, हॉलमार्किंग किसी भी बहुमूल्य धातु से बनी वस्तु में उस धातु की मात्रा को सटीक रूप से निर्धारित करने और आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड करने की एक प्रक्रिया है हॉलमार्किंग। अच्छा, यह उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के साथ साथ आभूषणों और वस्तुओं की प्रामाणिकता, गुणवत्ता का सही पहचान करती है। क्या करती है, उनका सही पहचान सुनिश्चित करती है। भारत में इसे BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा विनियमित किया जाता है। अब पढ़ लेते हैं भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में। मुख्यालय कहाँ है, BIS का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मानक निकाय है। इसकी स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम कब का है, 1986 का। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 इंपोर्टेंट हो जाएगा प्री के लिए, है ना, उसके तहत इसको गठित किया गया है। अब यह BIS अधिनियम 2016 है। इंपोर्टेंट, BIS अधिनियम 2016 के तहत संचालित होती है। हम क्या पढ़ रहे थे, HUID देखो ये रहा, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन, HUID इसको बोलते हैं, है ना। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU ये पढ़े थे ना। अच्छा, अगला देखते हैं अफीम की खेती। अगला टॉपिक है अफीम की खेती के लिए भैया कुछ जारी किया है भारत सरकार ने, वो क्या है देख लेते हैं। चलो, केंद्र सरकार ने अफीम की खेती के लिए वार्षिक लाइसेंसिंग नीति 2025 की घोषणा, अभी वार्षिक लाइसेंसिंग नीति 2025 घोषणा की है। यह लाइसेंस नीति स्वापक औसत यानी NDPS नियम होते हैं, अधिनियम के तहत साल भर मतलब के तहत हर साल जारी की जाती है। NDPS क्या है देखो ये रहा,
नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइट्रोपिक सब्सटेंस रूल 1985। ये क्या है? नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइट्रोपिक सब्सटेंस रूल 1985 के तहत हर साल जारी की जाती है। अच्छा जी, अधिनियम भी 1985 के, नियम भी 1985 के। अफीम के बारे में पढ़ते हैं। अफीम पोस्ता यानी ओपियम पॉपी के पौधे में अफीम गोंद से निकाला जाता है और इसमें कई अत्यावश्यक एल्केलाइड्स और मार्फिन, कोडीन, थिबाइन होते हैं। अच्छा, एल्केलाइड्स प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक नाइट्रोजनिक यौगिक हैं। मार्फिन का उपयोग सामान्यतः दर्द निवारक, जो मार्फिन है ना, इसका उपयोग दर्द निवारक के रूप में। कोडीन का उपयोग, कोडीन है, इसका उपयोग खांसी की दवाई में कफ सिरप होता है। ठीक है जी, चलो अगला देख लेते हैं। लास्ट यहीं खत्म करेंगे आज इसको। इससे खाद्य योग्य बीज और बीज से तेल निकालने के लिए भी उपयोग किया जाता है। किसको? अफीम को। भारत एकमात्र ऐसा देश है, ये इंपॉर्टेंट है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे यूनाइटेड नेशंस सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग 1961 द्वारा अफीम गोंद का उत्पादन करने के लिए अधिकृत किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे यूनाइटेड नेशंस सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स 1961 द्वारा अफीम गोंद उत्पादन के लिए अधिकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि 11 अन्य देश हैं जो अफीम पोस्ता की खेती करते हैं लेकिन अफीम गोंद नहीं निकालते। ये इंपॉर्टेंट है, भारत एकमात्र देश। अब देखो अगला टॉपिक क्या है, इसी में अफीम, भारत में अफीम की खेती। एनडीपीएस अधिनियम होता है वही, इसके तहत केंद्र सरकार को अफीम पोस्ता की खेती अनुमति देने के लिए इसे चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्योगों के लिए विनियमित करने का अधिकार है। अच्छा, हर साल केंद्र सरकार उन क्षेत्रों को अधिसूचित करती है जहां अफीम की खेती के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं। अच्छा, अफीम की खेती मध्य प्रदेश, कहाँ होती है? इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 3 स्टेट में होती है, यूपी, एमपी और राजस्थान में। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो फॉर नारकोटिक्स, किसानों को अफीम की खेती के लाइसेंस जारी करता है। कौन? सीबीएन जारी करता है। अच्छा, अब देखना, किसानों को उनके द्वारा जो किसान अफीम उत्पादित करेंगे वो पूरी की पूरी अफीम सीबीएन को देंगे। ये नहीं है कि अपने पास कुछ रख लेंगे, इसकी कीमत सरकार तय करेगी। मतलब किसान को कितना कीमत देनी है ये सरकार तय करेगी और पूरी जो है अपनी पैदावार सरकार को देनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, इस पर कुछ लगा लेना आप, अगर आपको कुछ लगानी बढ़िया रहेंगे, इससे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, हमारा इकोनॉमिक्स यहीं कंप्लीट होता है, कल से दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर भी करिए। ओके, थोड़ा 2-3 मिनट बढ़ गया होगा वीडियो, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे समाप्त करना था ये इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़िया प्री मेंस और यहाँ तक कि आपके इंटरव्यू की तैयारी हो रही है। ओके, चीज़ों को समझते रहिए और अपने आप क्लियरिटी बनती जाएगी, दिमाग में खाका बनता जाएगा, चाहे प्री करें आप, मेंस करें या इंटरव्यू दें, सब कुछ तैयार होता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच। तो सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करके बढ़वाइए इसको, चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।